हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी में आपका प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आपको फिर से मैं बता दूं कि हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन से आगे के जो सेशंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे अगले 25 क्वेश्चन के बारे में। और हो सकता है 25 भी हो सकता है 15 क्वेश्चन भी करा दूँ, लेकिन आपके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो आपके इस क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे बच्चे फिर से अपने सेशन की तरफ आते हैं और शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इस यहाँ पर एक बात पर अच्छे से लिखी गई है और उसको ध्यान से समझना कि बात में बोला क्या गया है। ध्यान से पढ़ेंगे। बोलता है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, यानी सर्वाधिक है। कहना चाहता है कि अपने इंडियन लेवल पर अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं, यानी कि बेसिकली वैसे तो 3 सेक्टर मेन होते हैं, लेकिन इन तीनों सेक्टर में कभी कभी 4 सेक्टर भी और 5 सेक्टर भी होता है। इन सभी सेक्टर्स में तो कहता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट जो है इंडियन नेशनल इनकम के अंदर कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसी को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, आपको पता होगा। क्या बोलते हैं सर? हम लोग इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को कौन सा सेक्टर बोलते हैं, तो प्यारे बच्चे आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। यानी टर्शरी सेक्टर वही सेक्टर होता है जिसमें सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कौन से सेक्टर से आता है, तो बोलना सर सर्विस सेक्टर से आता है। किससे आता है? सर्विस सेक्टर से आता है। उससे पहले एक बात यहाँ पर लिखी है, इंडियन नेशनल इनकम। कहते हैं कि नेशनल इनकम यानी कि भारत के अंदर यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर जो बनने वाली क्या है सर, राष्ट्रीय आय होती है, यानी कि नेशनल इनकम होता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे कौन से सेक्टर से जनरेट होता है प्यारे बच्चे? बोलना सर्विस सेक्टर से। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, क्या ये आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रही है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये एक सेवा है। सेवा मतलब होता है कि जो जिसके बदले मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ उसके बदले पैसा मिलता है। जैसे कि आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हो, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। ऐसा तो नहीं दूसरी जगह बोलने के बाद, पहुँचने के बाद आप ट्रेन खरीद लेते हो। नहीं, ट्रेन नहीं खरीदते आप। क्या लेते हो? उससे सेवा लेते हो। ठीक है जी। आपको पढ़ाई में क्या दी जाती है? सेवा दी जाती है। आप डॉक्टर से क्या लेते हो? सर्विस लेते हो। यानी जितनी भी चीज़ें आप सर्विस के तौर पे ले रहे हो, इसी में सबसे ज़्यादा क्या है प्यारे बच्चे? पैसा है। आप तैयारी कर रहे हो किसके लिए? सर्विस सेक्टर की तैयारी कर रहे हो। आप लोग आगे चलकर किस में जाओगे? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आपकी कई सारी जॉब्स होंगी। एसएससी, सीजीएल क्रैक करोगे, हर जगह कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में आप सर्विस करोगे। इसी सेवा के बदले आपको सरकार उसके बदले आपको क्या देती है? पैसा। इसी में सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ जनरेट क्या होता है प्यारे बच्चे? इनकम। इसीलिए नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कहाँ से पैसा आता है, तो बोलना सर्विस सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से इतना पैसा नहीं आता, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्यारे बच्चे इतना ज़्यादा पैसा आता है। अब बात आ रही है यहाँ पर सेक्टर की, तो सेक्टर के बारे में भी समझ लेते हैं। आप ये मत समझना हम लोग चंडीगढ़ के सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग एक नेशनल लेवल ऑफ इनकम के सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हो, इस प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? तो सबसे पहले तो सर इस प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। कौन आता है? एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ आप फिशिंग करते हो, फिशिंग होती है सर, ये भी किस में आती है? एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग यानी कि कहीं पर क्या की जाती है सर? खुदाई की जाती है, कहीं पर पूरी तरीके से माइनिंग, खनिज, मिनरल्स निकाले जाते हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है। फिशिंग प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। और आप क्या कर सकते हो सर? आप पशुपालन करते हो, कैटल फार्मिंग करते हो, तो कैटल फार्मिंग भी किसके कैटेगरीज में आता है? बोलना प्यारे बच्चे, ये भी आपका नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर में आता है। पोल्ट्री फार्म करते हो, ये भी किसका सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। जब हम सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं ना, किस में जाते हैं प्यारे बच्चे? सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं, तो इनमें से प्राइमरी सेक्टर में से एक उठा लेते हैं। सपोज करो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या कर रहे हो? आप धान बो रहे हो। क्या बो रहे हो सर? धान। आपने धान लगा दिए। अब ये धान लगाने का काम किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आता है, जो कि कौन करते हैं? फार्मर करते हैं। आपने धान लगा दिए, धान की कटाई हुई,
तो धान की कटाई के लिए आपने उस धान को कहाँ भेज दिया, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है सर, उस धान का यूज़ करके वो उसी का क्या कह सकते हो सर, उसी पैडी का यूज़ करके आप क्या करते हो सर, उस पैडी को राइस में कन्वर्ट कर देते हो। किस में प्यारे बच्चे, राइस में। या मान के चलो अगर ये वीट है तो आप वीट को सीधा सेकेंडरी सेक्टर में भेजकर क्या करते हो, वीट को कन्वर्ट कर देते हो फ्लोर में, यानी कि आटा में कन्वर्ट कर देते हो। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है प्यारे बच्चे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। और इंडस्ट्रीज में आपको अच्छे से पता है किसी भी चीज़ को क्या करते हैं सर, आपके रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो बोलना फिनिश्ड गुड में। ये रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम प्यारे बच्चे कौन करता है, तो सीधा आंसर देना, ये सारा काम सेकेंडरी सेक्टर देखता है। कौन देखता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें कौन कौन आ सकता है सर, इसी में आ जाते हैं आपके कौन, तो आप बोल सकते हो सर यहीं पर जैसे कार का मैन्युफैक्चर किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर है। कार का मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कार के साथ साथ अगर मैं बात करूं सर, आप लोग घर बनवाते हो, घर बनवाने का भी कंडीशन किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। कार बनवाने का भी कंडीशन किस में, आप सेकेंडरी सेक्टर में देखते हो। किसी इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाता है नॉर्मल बेसिस पे, आपका सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ये सारे किस्से हैं सर, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेट करते हैं। लेकिन इसी सेकेंडरी सेक्टर के बाद जब कार आपकी बनकर तैयार हो जाती है तो बेचने के लिए कौन से सेक्टर में जाते हो, बोलना सर टर्शरी सेक्टर में जाते हैं। टर्शरी सेक्टर में कौन आ जाता है सर, टर्शरी सेक्टर के अंदर जितने भी आपके सर्विस सेक्टर होते हैं वो सभी इसी मामले में देखने को मिलेंगे सर, सर्विस सेक्टर में ही देखने को मिलेंगे। और जब ये कार बनकर तैयार हो जाती है तो इसको नॉर्मल बेसिस पे क्या सर, शोरूम में बेचने के लिए एम्प्लॉयज़ लगाए जाते हैं। शोरूम में बेचने के लिए क्या लगाते हो, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सेवा ले रहे हैं, जिसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा। और इसी कार को जब आप खरीद लेते हो तो कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हो। अगर इस कार को मान के चलो आपने ओला के लिए यूज़ कर ली, तो ओला के केसेस में इसी कार से आप क्या कर रहे हो सर, सर्विस देकर कमाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सर्विस देकर कमाई कर रहे हो। तो इसका मतलब आप कौन से सेक्टर में आ गए, टर्शरी सेक्टर के अंदर। यानी कि दुनिया में जितना भी सर्विस सेक्टर होता है इसके बदले में इनकम जनरेशन सबसे ज़्यादा होती है। किसमें, तो प्यारे बच्चे आंसर देंगे, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेशन हमारी सर्विस सेक्टर में होती है। तो आंसर क्या दोगे इसका, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। मुझे बताओ फादर ऑफ नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, हमारे इंडिया में फादर ऑफ नेशनल इनकम किसे कहा जाता है। फादर ऑफ नेशनल इनकम की थ्योरी इंडिया में सबसे पहले किसने दी, तो बोले ना दादा भाई नारोजी। कौन है सर, दादा भाई नारोजी माने जाते हैं। इन्हीं को नाम दिया गया, दिस इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हो आप लोग, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी इन्हीं को दिया जाता है। कहते हैं कि जो हमारे दादा भाई नारोजी है ना, इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके ना आईएनसी भी किया था, जिसे आज आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हो। क्या बोलते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इस आईएनयू को बनाया किस बंदे ने था, वो बनाने वाले ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे प्यारे बच्चे, ए.ओ. ह्यूम। लेकिन इसी का नाम बदलकर 1884 के बाद अगला साल आया 28 दिसंबर 1885, और इसी दिन इसका नाम आईएनयू से चेंज करके क्या रखा गया, आईएनसी रखा गया था। और ये नाम सजेशन करने वाले और कोई नहीं, दादा भाई नारोजी माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन कहता है, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय तृतीय श्रेणी का मतलब होता है टर्शरी सेक्टर क्षेत्र का योगदान क्या होगा। कहता है कि जब हम लोगों का इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का क्या होता है भाई, नेशनल इनकम में। क्या बताइए, टर्शरी सेक्टर जब आपका नॉर्मल बेसिस पे कहता है कि जब हमारा आर्थिक विकास होगा तो उस कंडीशन में हमारे राष्ट्रीय आय पर या टर्शरी सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो चीज़ बढ़ेगी, क्या वो चीज़ घटेगी, क्या वो नॉर्मल रिमेन कांस्टेंट रहेगी यानी कि रिमेन्स परमानेंट रहेगी, या फर्स्ट राइज यानी पहले घटेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। क्या होगा इस पे इम्पैक्ट, तो बोलेंगे, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, बोलना जब भी किसी देश का आर्थिक विकास होता है ना, तो आर्थिक विकास किसकी वजह से होता है, जब उस देश की नेशनल इनकम बढ़ती है। और इनकम कहाँ से जनरेट होती है, बोलना सर जब उसका सर्विस सेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है प्यारे बच्चे, जब उसका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तब वहीं से तो क्या जनरेट होगी, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जनरेट होगी तो इकोनॉमिकल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसका मतलब यही कह सकते हो सर, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो बोलना सर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट रिलेशन कह सकते हो, या इसी को बोलना दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है दोनों के बीच में। पॉजिटिव रिलेशन उसी को बोलते हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन होना चाहिए। मान के चलो इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी,
ठीक है जी। मेरी इनकम अगर जनरेट होगी ना तो मैं लोगों को अपने इनकम को लेकर ज़्यादा डिमांड करूंगा मार्केट के अंदर। जो चीज़ नहीं खरीद सकता था वो भी चीज़ खरीदना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। इसे पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मेरी इनकम घट रही है तो मेरी डिमांड भी घट जाएगी, होती है बात। लेकिन अगर मैं कह दूं किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है ना, मान के चलो मैगी पहले कितने की आती थी, बोलना प्यारे बच्चे, मैगी पहले आती थी 15 रुपए की। तो 15 रुपए की आती थी तो मैं इसको आराम से कितने पैकेट खरीद लेता था, तो कम से कम 10 पैकेट खरीद लेता था मैं। लेकिन जैसे ही मैगी का दाम बढ़कर 20 रुपए हुआ, मेरी डिमांड घट गई। क्यों सर? क्योंकि दाम बढ़ गया और दाम बढ़ने के बाद मेरे पास पैसे की कमी हो गई। इसलिए मैं 20 पैकेट तो कह सकते हो, 10 पैकेट तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं कम से कम 5 पैकेट खरीद लेता हूँ। आपको पता लगा, पैसे बढ़ गए और मेरी क्वांटिटी क्या हो गई? घट गई। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। याद रखना, किसी देश का विकास जब होता है ना तो इसका मतलब है उस देश की क्या बढ़ गई सर? उस देश की इनकम भी क्या हो गई? बढ़ गई। राष्ट्रीय ये कह सकते हो नेशनल इनकम बढ़ेगी। और राष्ट्रीय इनकम या नेशनल इनकम बढ़ी है तो इसका मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा आया है सर? सर्विस सेक्टर से पैसा है। सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो देश में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो देश की क्या होगी? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कहता है सकल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? इंग्लिश में बोलें तो ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल पॉपुलेशन से, तो बताइए क्या आएगा इसके बाद? क्या इससे पर कैपिटा प्रोडक्ट निकलता है? क्या इससे पर कैपिटा कंजम्पशन निकलती है? क्या इससे पर कैपिटा इनकम निकलती है? या क्या इससे रियल पर कैपिटा इनकम निकलती है? तो क्या बोलोगे सर? GNI बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। और ग्रॉस नेशनल इनकम को किससे भाग दे देना सर? जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन से जब भाग दोगे तो इससे आपकी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी प्यारे बच्चे? पर कैपिटा इनकम कितनी बनेगी वो निकल कर आ जाएगी। तो आंसर देना सर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सपोज करो किसी देश में या एक घर है, एक फैमिली है। क्या है सर? एक फैमिली है। इस फैमिली की ना पूरी ग्रॉस नेशनल इनकम पूरे महीने के बाद ना, ये पूरे महीने के बाद घर पे 5,000 रुपये लेकर आते हैं। पूरे महीने के बाद 5,000 रुपये लेकर आते हैं और घर में रहने वाले लोग 5 लोग हैं। कितने रहने वाले लोग हैं? 5 लोग हैं। तो हर एक इंसान के अंडर में कितने पैसे गए सर? 1,000 रुपये। तो ये इसकी क्या निकल गई? पर कैपिटा इनकम निकल गई, जो एक हिसाब से ग्रॉस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके क्या जनरेट की जाती है? तो प्यारे बच्चे बोलना, दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगले की तरफ चलो। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 सेंटीग्रेड। 1500 सेंटीग्रेड, सॉरी 1500 होना चाहिए था, 15,000 लिख दिया मैंने। 1500 सेंटीग्रेड बोल रहा है। बताना इनमें से कौन सा आपका एक मेजरमेंट टेम्परेचर यूनिट है जो 1500 सेंटीग्रेड के बारे में डिजर्व करता है, बताता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन आपका किससे आ रहा है सर? यहाँ टेम्परेचर से आ रहा है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तापमान। अगर आपसे कोई पूछे कि तापमान को हम कितनी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, तापमान कितने यूनिट्स में निकाल सकते हैं, तो आप बोलते हो 3 यूनिट में। एक तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं, एक डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, एक डिग्री केल्विन में निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसको फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? 9 इज इक्वल टू K-273 अपॉन क्या बोलना प्यारे बच्चे? 5 हो जाएगा। इससे किसी भी आप क्या क्या निकाल सकते हो? टेम्परेचर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो प्यारे बच्चे? टेम्परेचर। यहाँ पे बोला गया है 1500 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हम कौन से मेजरमेंट आपका कौन से आपके टेम्परेचर से मेज़र कर सकते हैं, या कौन से वाले एक डिवाइस का यूज़ करके निकाल सकते हैं? क्या ये मेडिकल थर्मामीटर से निकाल सकते हैं क्या? नहीं जी, मेडिकल थर्मामीटर से हम इतना हाई टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पर कितना निकाल सकते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं मेडिकल थर्मामीटर से, जो कि आप लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हो, जो कभी कभार हम लोग अपना क्या यूज़ करने के लिए निकालते हैं? बॉडी टेम्परेचर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर कितने टेम्परेचर को दिखा सकता है? तो मुझे फटाफट एक बार जवाब दीजिए प्यारे बच्चे कि हम लोग थर्मोकपल थर्मामीटर जो है ये कितने टेम्परेचर को शो कर सकता है हमारे बॉडी का? कितने टेम्परेचर को शो कर सकता है? बस इतना बता दीजिए भाई।
कितने टेम्परेचर को शो कर सकता है आपका थर्मोकपल थर्मामीटर? तो इसका आंसर देना सर, ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को शो कर सकता है। क्या 1500 डिग्री तक पहुँचे? नहीं जी, इसमें भी नहीं पहुँच पाए। तो सर ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर करता होगा? नहीं जी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेंटीग्रेड दिखा सकता है, उससे ऊपर नहीं। तो बचा कौन सा? बोलना पायरोमीटर आंसर हो जाएगा सर। जो पायरोमीटर होता है ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या दिखा सकता है? टेम्परेचर दिखा सकता है। तो मेजरमेंट डिवाइस कौन सा माना जाएगा इसका? बोलना प्यारे बच्चे, पायरोमीटर कहते हैं। क्या बोलोगे? पायरोमीटर कहा जाता है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन फटाफट मुझे बताएंगे आप लोग, हमारे बॉडी का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो आप बोलते हैं प्यारे बच्चे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारा बॉडी का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आप बोलते हैं सर 98.6 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट। आप मुझे बताइए हमारे बॉडी का तापमान केल्विन में कितना होता है? व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर इन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन? कितना होगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन के अंदर? तो दिमाग में फिर वही फॉर्मूला आना चाहिए, C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K-273 अपॉन क्या निकाल देना सर? 5। अब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा सर, क्या मैं इसका यूज़ करूं, क्या मैं इसका यूज़ करूं, क्या मैं इसका यूज़ करूं? अब आपको एक चीज़ तो पता है, मुझे K निकालना है। तो K निकालने के लिए ये तो पक्का आएगा मेरे पास। क्या आएगा सर? ये तो पक्का आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि चाहे आप ये वाली वैल्यू का यूज़ कर लो तब आप K का निकाल सकते हो, अगर आप चाहे ये वाली वैल्यू का यूज़ कर लो तब भी आप K का निकाल सकते हो। तो भाई मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है 98.6। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। इसीलिए मैं इसका यूज़ तो नहीं कर रहा अभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे निकाल दूँ। ठीक है जी। तो मैंने फॉर्मूला लिया C/5 इज इक्वल टू K-273 अपॉन क्या बोलना प्यारे बच्चे? 5। आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दिया है? 37 दिया है। तो C की जगह मैं रख लूँगा 37/5। मुझे K अभी नहीं पता, मुझे निकालना है। तो क्या करना सर? K-273/5 रख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पैर बढ़िया है, दोनों को नीचे नीचे कैंसिल मार दो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी कटनी है दोनों को, इसलिए नीचे नीचे ही कैंसिल मारो। और क्या करो सर, यहाँ पर K-273 है, सीधी सी बात है। अगर K-273 है, इसी -273 को अगर आप लोग इक्वल्स टू में लेकर चले जाते हो तो वो क्या बदल जाएगी सर? प्लस में बदल जाएगी 273, और 37 इसमें ऐड हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? बोलना 310 डिग्री केल्विन आ जाएगी। आप निकाल सकते हो केल्विन में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ? 310 डिग्री केल्विन माना जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आप चाहे कितने भी बॉडी का टेम्परेचर, क्या आप किसी भी यूनिट का टेम्परेचर इससे निकाल सकते हो। एक बार मुझे बताइए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं? तो बोलना सर थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और इस थर्मामीटर की यूनिट क्या होती है? बोलना सर Hg होती है, मरकरी। क्या बोलोगे? मरकरी यूनिट यूज़ की जाती है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर का परिमाण है? परिणाम नहीं लिखेंगे, सॉरी, परिमाण होना चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है, परिणाम का मतलब तो रिजल्ट हो जाएगा ना। ये आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी। आप मुझे बताएंगे इनमें से वेक्टर की क्वांटिटी या परिमाण क्या होगा? फोर्स होगा, प्रेशर होगा, एनर्जी होगा, या टेम्परेचर होगा? फटाफट आंसर देंगे। क्या होगा प्यारे बच्चे? अब अगर आपसे बोला जाए वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर याद रखना, कभी भी निकालना हो किसी चीज़ का वेक्टर, जिसे आप लोग नॉर्मल बेसिस पे वेक्टर निकालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें दो चीज़ें तो कंपलसरी चाहिए। एक तो चाहिए हमारा डायरेक्शन। क्या चाहिए प्यारे बच्चे? डायरेक्शन। और इसमें साथ ही साथ क्या बराबर होनी चाहिए? उसकी क्वांटिटी।
डायरेक्शन एंड क्वांटिटी अगर उसकी बराबर है, दोनों के पास डायरेक्शन एंड क्वांटिटी है, उस कंडीशन में हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर का परिमाण है, तो वेक्टर का परिमाण माना जाता है आपका फोर्स। कौन माना जाता है, फोर्स, जिसे आप प्यारे बच्चे क्या बोलते हो, बल कहते हो। क्या बोलते हो, बल कहते हो। कोई दिक्कत, याद रखना। अभी मैंने बताया था टेम्परेचर आप लोग किस में मेजर करते हो, मर्करी यूनिट में मेजर करते हो, और टेम्परेचर हमारा बेसिकली डिग्री सेल्सियस, केल्विन और किस में निकल जाता है, फ़ारेनहाइट में निकल सकता है। कोई दिक्कत, ये दिमाग में रखेंगे। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है, कहता है कि अगर एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार कितना है, 62 किलोग्राम है, यानी कि 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर कितना हो गया, 10 किलोग्राम हो गया, तो अंतरिक्ष में बताइए उसका भार क्या होगा। यानी अगर मैं उसे स्पेस में भेज देता हूं तो वो भाई साहब का वजन कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने बार बार देखी होगी, भार। क्या बात कर रहा है सर, ये भार की बात कर रहा है। अगर मैं भार की बात करता हूँ मास की, तो अगर कभी भी आपसे मास की बात की जाए, जिसे आप लोग हिंदी में द्रव्यमान कहते हो, अगर मैं कभी भी द्रव्यमान या मास की बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, तो याद रखना, चाहे वो स्पेस पे हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो एक तरीके से अर्थ पे हो, पृथ्वी पर हो, आपका मून पे हो, सब जगह उसका वजन क्या रहेगा सर, बराबर रहेगा। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 1 किलोग्राम है। क्या है सर, 1 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं उसे स्पेस में भी भेजूंगा तो याद रखना उसका क्या रहेगा सर, उसका मास हमेशा 1 केजी ही रहेगा। अगर इसको आपको क्या बोलते हैं, उसको अर्थ पे भी भेजोगे तब भी उसका वजन क्या रहेगा सर, उसका मास हमेशा 1 केजी रहेगा। चाहे मून पे भी भेज दो तब भी क्या रहेगा सर, 1 केजी ही रहेगा। मास कभी नहीं बदलता। क्या बोलोगे, मास में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। बस इतना दिमाग में रखना कि मास आपका कभी भी किसी चीज़ का क्या नहीं हो सकता सर, कभी नहीं, कभी भी क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चे, बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं, जिसे आप वजन कहते हैं, यानी कि वेट, वेट की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो वेट का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन, जिसे आप लोग जी से रिप्रेजेंट करते हो, m इंटू जी कहते हैं इसको। क्या बोलोगे, m इंटू जी कहा जाता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी इसका फॉर्मूला क्या लगता है सर, m इंटू हम लोग रिप्रेजेंट जी से करते हैं। आपको पता है मैंने कहा था मास कभी किसी चीज़ का क्या नहीं होता सर, नेवर बी चेंज, यानी कि कभी नहीं बदलता। क्या बोलोगे सर, मास कभी भी किसी चीज़ का नहीं बदलता। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी कि अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन हमेशा क्या रहता है, हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ की क्या बोलते हैं सर, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के भार को अंतरिक्ष में जब देखते हैं ना, अंतरिक्ष का मतलब होता है स्पेस में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर उसका हमेशा ग्रेविटेशन क्या रहता है सर, जीरो रहता है। क्या रहता है सर, ग्रेविटेशन लेवल पुल क्या रहता है, उसका हमेशा जीरो रहता है। तो आप ये कहोगे कि अगर हम जी से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमेशा क्या आएगा प्यारे बच्चे, जीरो ही आएगा। क्या बोलोगे सर, हमेशा ऑटोमेटिक रिजल्ट उसका वेट के अकॉर्डिंग क्या ही आएगा सर, हमेशा जीरो ही आएगा। तो आंसर क्या दोगे सर, वो हमेशा क्या रहेगा सर, जीरो ही रहेगा। यानी कि नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मास से, तो हमेशा क्या रहता है सर, वो जीरो ही रहता है। ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि किसी बंदे को अगर हम अर्थ पे 62 किलो का है, लेकिन अगर उसी बंदे को हम मून पर भेज देते हैं ना, चंद्रमा पर भेज देते हैं, तो उसका वजन करीबन क्या हो जाता है सर, अर्थ की तुलना में, यानी 62 का 1/6 कर देना, ये उसका वजन मून पे निकल आएगा। कहाँ पर प्यारे बच्चे, मून पर। तो आप लगभग देखोगे तो उसका वजन मून पर कितना है, लगभग 10 केजी के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि हमारा जो एक्चुअल में मास ऑफ इंडेक्स देखते हैं, तो नॉर्मली हमारा मून पे पहुंचने का बराबर क्या हो जाता है सर, वो जी बराबर क्या लिखोगे, जी बराबर क्या होता है सर, 1/6 इंटू मून के लेवल का माना जाता है, सॉरी मून कह रहा हूँ, यानी कि हमारा क्या माना जाता है प्यारे बच्चे, वेट के बराबर माना जाता है। तो आप निकाल सकते हो कि हमारा जो एक्चुअल में वजन अभी धरती पे जो जितना है, मून पे भेजने के बाद उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है जी। ये चीज़ हमारी क्या है सर, ये फिजिक्स टर्म्स के अंदर देखी जाती है। किसमें सर, फिजिक्स टर्म्स के अंदर देखी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ है, क्या है भाई वो, सॉलिड अमोनिया होती है क्या, क्या वो सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड होती है, क्या वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड नाइट्रोजन होती है। तो आंसर क्या देना सर, ड्राई आइस हमेशा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे, ड्राई आइस हमेशा क्या होती है,
तो बोलेंगे सर दिस इज़ कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 के नाम से प्रेजेंट करते हो। ड्राई आइस, पहले एक और चीज़ बता देना सर, ये कूलिंग एजेंट होता है। क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड कूलिंग एजेंट, जो नॉर्मल बेसिस पे किसी भी चीज़ को ठंडा करने के योग्य में किया जाता है। और कहते हैं कि इससे ज़्यादा ठंडा जो लेवल होता है सर वो अभी तक नहीं बना। ठीक है जी, इससे ज़्यादा ठंडा, अभी तक ड्राई आइस से भी ज़्यादा ठंडा हम लोग कभी बार देखते भी नहीं हैं। कहते हैं कि सर इस ठंडक के बारे में ना सबसे पहले जो बात रखी थी, कहते हैं इसके ऊपर पूरी तरीके से टेम्परेचर को गिराने के बावजूद भी हम लोगों ने लास्ट टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक तो रिप्रेजेंट कर दिया। कहते हैं इससे ज़्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सत्येंद्र नाथ बोस थे जिन्होंने क्या काम किया सर, सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इन्होंने भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा ठंडा हो सकता है। और लास्ट ठंडक जो डिग्री सेल्सियस में जाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इस पर्पस के लिए इन्होंने आइंस्टाइन से भी कांटेक्ट किया था, इसीलिए इन्होंने एक तरीके की खोज की थी। ठीक है जी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसे बोलते हैं, BIC, जिसे आप लोग सुना होगा आप लोगों ने, जिसने इन्होंने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में कभी थ्योरी पढ़ना, उसमें सत्येंद्र नाथ बोस का भी नाम आता है, जिन्होंने लेवल ऑफ टेम्परेचर को लेकर एक तरीके से डिक्रीजिंग लेवल पे बात की थी। और लास्ट मॉडिफिकेशन या कह सकते हो लास्ट जो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे देखा गया वो -273 डिग्री सेल्सियस पे। कूलिंग एजेंट किस में यूज़ करते हैं सर? आप लोग जितनी भी ठंडी चीज़ें यूज़ करते हो ना, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ज़्यादातर इन्हीं के अंदर डाला जाता है कूलिंग एजेंट। AC वगैरह के अंदर, इन सभी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉलिड अमोनिया क्या होता है सर, जिसे कॉल्ड NH3 बोलते हो आप लोग इसे, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड जिसे आप लोग SO2 बोल देते हो, और सॉलिड नाइट्रोजन जिसे आप NO2 कह देते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सर, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? अपरूप का मतलब होता है एलोट्रॉप्स की बात कर रहा है। किसके एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं उसकी बात कर रहा है। एक बार चेक करो भाई, इनमें से कौन सी चीज के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं? किसके एलोट्रॉप्स नहीं होते भाई, वो चेक करके बताएंगे भाई। किसके एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं वो देखकर बताते हैं। चलो चेक कर लेते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की सर, कार्बन की, तो आप लोगों ने ना एलोट्रॉप से रिलेटेड एक चैप्टर सुना होगा शायद 10th क्लास में, जिसका नाम भी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कभी ये चैप्टर पढ़ना आप लोगों ने, कभी 10th में पढ़ा हो तो इसमें एलोट्रॉप्स की भी बात की गई है। अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, कार्बन के तो होते हैं भाई, कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं सर? ग्रेफाइट में पाया जाता है ये। अप्रूप का मतलब होता है कई सारे रूप भी हों इसके। ग्रेफाइट के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ग्रेफाइट के अलावा ना इसे फुलरेंस में भी देखने को मिलता है, फुलरेंस में भी देखने को मिलता है सर। डायमंड के अंदर भी पाया जाता है कार्बन। तो इसका मतलब तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं भाई, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फॉस्फोरस के क्या एलोट्रॉप्स हैं? बिल्कुल हैं सर, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। ठीक है जी, येलो फॉस्फोरस होता है, और देखा जाए तो सर रेड फॉस्फोरस भी होता है। ये कभी कभार रेड फॉस्फोरस तो हमने मैचस्टिक पे भी देखी हुई है, माचिस की तीली पे देखना, आगे जो माचिस की तीली होती है वो फॉस्फोरस ही होता है, जिसे आप क्या करते हो सर, उसे मैचस्टिक पे घिस देते हो, और जैसे ही आप मैचस्टिक्स पे घिसते हो वैसे ही क्या लग जाती है सर, आग लग जाती है। इसका मतलब फॉस्फोरस के भी क्या हैं सर, एलोट्रॉप्स हैं। तो ये भी गलत हुआ। नाइट्रोजन के सर कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं पाने जाते, तो आंसर क्या दे देना सर, आंसर आएगा नाइट्रोजन। आंसर क्या दे दोगे, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन होता है प्यारे बच्चे? ओजोन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन प्लस O मिला देना, और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, O3। इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर। बताओ मुझे ओजोन से एक क्वेश्चन, ओजोन डे हम कब मनाते हैं हर साल? ओजोन डे कब मनाया जाता है बताएंगे? हर साल हम ओजोन डे कब मनाते हैं भाई? कौन बच्चा है जो मुझे बताएगा इसका आंसर कि सर ओजोन डे हम इस साल या इस वर्ष मनाते हैं? हर साल इसी दिन ओजोन डे मनाया जाता है। बताएंगे हर साल ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? कब मनाते हैं प्यारे बच्चे ओजोन डे?
तो आप बोलोगे सर ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि हमें अवेयरनेस दी जाती है किस रिगार्डिंग कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा CO2 जैसी चीज़ों का यूज़ कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा CFC गैस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। अगर ये ख़त्म हो गई ना एक बार के बाद, तो याद रखना हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन के अंदर हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना, जो सन से निकलती है, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता भाई, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। अभी तक तो बचाने में पूरी सपोर्ट कर रही है कौन? ओजोन लेयर। जिस दिन ये ओजोन लेयर घट गई ना, उस दिन हमारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज से निकलता है वो धरती पे आसानी से पहुंच जाएगा और हम यहाँ खड़े रहेंगे और खड़े खड़े डायरेक्ट ओजोन लेयर, अगर हमारी नॉर्मल बेसिस पे ओजोन कह रहा हूँ, अगर ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन पे पड़ गई तो ऑन द स्पॉट स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा इंसानों में, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे बॉडी की सुरक्षा कर रहा है ओजोन लेयर। ठीक है जी। कहते हैं कि अगर आप 12 से 3 बजे की दोपहर की धूप में निकलते हो, उस समय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से निकलने वाली ज़्यादा होती है, इसीलिए स्किन कैंसर होने का खतरा दोपहर की धूप में ज़्यादा होता है। ठीक है जी। इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, दोपहर में लोग कोशिश करते हैं घर में रहें। आप लोग घर में ना रहो तो कम से कम इंस्टीट्यूट में रहो, अपने ऑफिस में रहते हो, लेकिन जल्दी हम धूप में बाहर कम निकलते हैं। ठीक है जी। कारण भी यही होता है, कहते हैं सुबह की धूप अच्छी होती है, दोपहर की धूप इतनी अच्छी नहीं होती। एक तो मेलानिन पिगमेंट कम हो जाएगा आपकी बॉडी का, आपकी फेयरनेस खत्म हो जाएगी, ब्लैक दिखने शुरू हो जाओगे। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेलानिन पिगमेंट गया ना, तो समझ जाओ नॉर्मल बेसिस पे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं चिट्टे जैसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होने शुरू हो जाते हैं मेलानिन पिगमेंट में दिक्कत होने की वजह से। और अगर मान के चलो कि मेलानिन पिगमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस कर दिया आपने कोई ऐसी वैसी चीज़ खा के, तो ऑलरेडी फिर एक तरीके की बीमारी कर देता है, ल्यूकोडर्मा जैसी, विटिलिगो बीमारी भी कहते हैं। मेलानिन बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, स्किन में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल का मतलब होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? इसी एस्कॉर्बिक एसिड को एक और नाम से भी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सोर विटामिन भी कहते हैं इसको। इसी विटामिन को हम सोर विटामिन भी कहते हैं। दूसरी भाषा में बोलें तो इसे खट्टी विटामिन भी कहा जाता है। प्यारे बच्चे, कौन सी विटामिन कहते हो इसको? खट्टी विटामिन भी कहते हो। तो खट्टी चीज़ों में पाई जाती होगी, बताइए कौन सी इनमें से खट्टी विटामिन है? सर विटामिन सी इसमें से खट्टी विटामिन मानी जाती है। कौन सी? विटामिन सी। और विटामिन सी एक तरीके की कैसी विटामिन है प्यारे बच्चे? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कैसी बताओगे? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ऐसी विटामिन जो पानी में घुल जाती है। पानी में घुलने वाली कितने विटामिन? तो प्यारे बच्चे बोलना, 2 विटामिन होती है, एक तो बी होती है और दूसरी विटामिन होती है सी। तो इसीलिए हम लोग एक शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट में याद रखो डब्लू, एक याद रखो बी और एक याद रखो सी। तो शॉर्ट में बोलना WBC। WBC का मतलब वाटर में घुलने वाली 2 विटामिन बी एंड सी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सर फैट में घुलने वाली कितनी विटामिन, तो फैट में घुलने वाली विटामिन होती है 4। कौन सी सर? कीड़ा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो? कीड़ा। कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसी होंगी जो हमारे फैट में घुलती है। पूछा जाता है बताइए कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? कभी कभी इसका केमिकल नेम पूछ लेता है, तो विटामिन के का केमिकल नेम बता देना। फ्लिकोकिनोन बोलते हैं इसको, फ्लिकोकिनोन कहा जाता है प्यारे बच्चे। फ्लिकोकिनोन के नाम से हम किसको जानते हैं? विटामिन के को। कभी पूछा जाए विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो बोलना सर इसे टोकोफेरोल कहते हैं। टोकोफेरोल किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन डी को क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? कैल्सीफेरोल कह देना। कैल्सीफेरोल कह देना सर किसको? विटामिन डी को। इसको क्या बोलोगे आप? कैल्सीफेरोल कह देना, कैल्सीफेरोल। पूछा जाए बी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? थायमिन कहते हैं। क्या बोलोगे? थायमिन के नाम से जानते हैं। और ए को क्या बोलते हो प्यारे बच्चे? रेटिनॉल कहते हो। क्या बोलते हो? रेटिनॉल। रेटिनॉल शब्द कहाँ से निकल कर आया? आंखों के रेटिना से निकल कर आया। तो इसका मतलब ये हमारी आंखों वाली विटामिन होती है। कौन सी? आंखों वाली। आंखों बोले तो अखियाँ, अखियाँ वाली विटामिन कहते हैं इसको। ठीक है जी। विटामिन ए की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत? ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। आंसर क्या दोगे सर? विटामिन सी। विटामिन सी से जुड़ी एक बात और लिखो, ये इकलौती ऐसी विटामिन होती है जो किस में नहीं पाई जाती? बोलना, दूध में नहीं पाई जाती। सर दूध में मिल गई तो क्या दिक्कत होगा? दूध फट जाएगा भाई। दूध में कभी खट्टा पाया जाता है? नहीं। खट्टा पाया गया, दूध फट गया इसका मतलब। इसीलिए दूध के अंदर कभी कौन सी विटामिन नहीं होती? विटामिन सी। और कहते हैं कि सर ये जो विटामिन होती है ना, जिन फ्रूट्स में और वेजिटेबल में पाई जाती है विटामिन सी, उन्हें आप धो के नहीं खा सकते भाई। ठीक है जी।
फ्रूट्स और वेजिटेबल को जल्दी तर आप धो नहीं सकते। अगर आपने धोने की कोशिश की, विटामिन सी वैसे ही क्या हो जाएगा सर, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए विटामिन सी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम धोते नहीं हैं। जैसे संतरा खाते हो, संतरा खट्टा होता है, कभी छील के धोया उसको, नहीं धोते हम लोग, क्यों? क्योंकि विटामिन सी उड़ जाएगा उसका, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, हमारे बॉडी में दबाकर विटामिन सी होता है। कहते हैं कि अगर ये विटामिन सी बॉडी के अंदर से निकलना हो तो जितनी बार हम यूरिन जाते हैं ना, जितनी बार यूरिन वॉशरूम जाते हैं, उतनी बार हमारे बॉडी का एक विटामिन हमेशा घटता रहता है। वो कौन सा विटामिन होता है प्यारे बच्चे? सी घटता रहता है। लेकिन इसको हम पूरा भी कर लेते हैं दबाकर, फिर से क्या, खट्टी चीज़ें खाकर, दबाकर फिर से क्या, खट्टी चीज़ें खाकर दोबारा विटामिन सी ले आते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी जल्दी होती नहीं है। जिस दिन कमी हो गई तो बीमारी हो जाती है स्कर्वी। क्या हो जाती है? स्कर्वी बीमारी हो जाती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, विटामिन से प्रॉब्लम क्या होगी? आपने बताया है हमें कि हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? करीबन 5 होते हैं, जिसमें से एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, एक विटामिन होता है प्यारे बच्चे, एक मिनरल होता है। ये 3 जो न्यूट्रिएंट है ना, ये तो बॉडी को क्या देते हैं प्यारे बच्चे? एनर्जी देते हैं। यानी खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी जो बनेगी वो 3 इन न्यूट्रिएंट से बनती है, ठीक है जी। लेकिन प्रोटीन इतनी एनर्जी नहीं देता। प्रोटीन का काम होता है मसल्स ग्रोथ करने पे हेल्प करना। किसमें सर? मसल्स की ग्रोथ करता है ये। इसीलिए लोग ज़्यादातर प्रोटीन लेते रहते हैं। जो ज़्यादातर जिम वाले बंदे होते हैं, जो अपनी बॉडी शॉडी बनाते रहते हैं, उनकी कंडीशन के अंदर ज़्यादातर क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन। इसीलिए देखा होगा जिम वाले बंदे के हाथ में एक शेक रहता है, प्रोटीन शेक, बार बार पीता है, बार बार क्या लगाता है? डंबल एक्सरसाइज करता रहता है। मसल्स की ग्रोथ जितनी बनेगी उतना ही बॉडी की शेप अच्छी दिखाई देती है। इसीलिए ज़्यादातर प्रोटीन शेक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चे बॉडी को क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट समझते हो? खाते ही क्या देगा? एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी एनर्जी चाहिए ना आप लोगों को, तो कैसी एनर्जी मिलती है सर? ये भी कई तरीके से होती है। अगर आप रोटी और चावल खाते हो, क्या खाते हो प्यारे बच्चे? रोटी और चावल। ये खाते ही आपका कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा, और बॉडी को क्या देगा? एनर्जी। लेकिन इससे भी तेजी से एनर्जी चाहिए कि रोटी और चावल से भी एनर्जी तेज चाहिए, तो घर पे ग्लूकोन डी की बोतल ले आओ। क्या ले आओ प्यारे बच्चे? ग्लूकोन डी। ना को हाँ कर दे पीते ही। इसको अगर पीना शुरू कर देते हो तो सीधा पीते ही किस में मिलेगा? ब्लड में मिल जाएगा, और इंस्टेंट एनर्जी और तेजी से देगा। ये अलग तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ये किस में है सर? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। रोटी चावल किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इससे भी तेजी से एनर्जी चाहिए तो सीधा ले आओ ग्लूकोज, और उसी से सिरिंज से उठाकर सीधा अपनी नस में डाल लो। उससे क्या हो जाएगा सर? और तेजी से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। इनसे भी तेज एनर्जी कौन दे देगा सर? जो कभी कभार देखा है डॉक्टर कभी कभार वीकनेस में चढ़ा देता है। ऐसे बोतल लगी रहेगी और अपने हाथ में लगा रहेगा सिरिंज, और उसी में ग्लूकोज चढ़ रहा है जी। क्या चढ़ रहा है? ग्लूकोज चढ़ रहा है। बस उसी में दबा के क्या मिलती जा रही है? एनर्जी मिल रही है। आ रही बात समझ में? उससे भी तगड़ी एनर्जी चाहिए। फैट बॉडी में एनर्जी तो देता है प्यारे बच्चे, बट इसकी आदत ये है कि फैटी एसिड, यानी कि पहले तो ये जाकर बॉडी में चिपकता है और फिर ये पिघलता है, और फिर जाके बॉडी को क्या देता है सर? ये एनर्जी देता है। इसीलिए इसको एनर्जी देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी में जितना फैट खाओगे पहले तो चिपक जाएगा, और बॉडी की जितनी बॉडी को हीट दोगे तभी जाके बॉडी को क्या देता है प्यारे बच्चे? एनर्जी देता है। विटामिन और मिनरल्स का काम सिर्फ बीमारियों से लड़ने का होता है, इसके अलावा बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देती है, ठीक है जी। बॉडी को विटामिन मिनरल्स का काम एनर्जी देने का नहीं होता। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? रक्त का थक्का क्या होता है सर? रक्त का थक्का होता है ब्लड क्लॉटिंग को बोलते हैं। किसे बोलोगे प्यारे बच्चे? ब्लड क्लॉट को कहते हैं। और हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करने में एक ही विटामिन हेल्प करती है, बोलना विटामिन के। क्या बताया था केमिकल नेम? तो आंसर देना प्यारे बच्चे। इसको केमिकली किस नाम से जानते हो? तो अभी मैंने आपको बताया, इसे फ्लाइक्योकिनोन कहते हो। क्या बोलते हो? फ्लाइक्योकिनोन के नाम से इसी को जानते हैं। इसी को बोलते हैं नैफ्थाक्विनोन। क्या बोलेंगे इसको? नैफ्थाक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि ये जो विटामिन होती है ना, ये विटामिन हमारे ब्लड को क्लॉट करने में बड़ा हेल्प करती है। जब भी कभी आपको चोट लगेगी ना, क्या लगेगी? चोट। और जब भी आपके शरीर से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे छोड़ दोगे खुला। आप कोशिश करोगे, आप वहाँ पे पट्टी बांध लो, कपड़ा बांध लो, या हाथ रख लो टाइट से। हाथ अगर आप लोग टाइट से रखते हो ना, तो आपका खून कम से कम 3 से 6 मिनट में बंद हो जाएगा। ये जो 3 से 6 मिनट में जो ब्लड बंद होता है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इस प्रोसेस को हेमाटोटोसिस बोलते हैं।
हेमाटोटॉसिस बोला जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। इस कैस्केडिंग प्रोसेस के अंदर ना आपका खून रुक जाएगा। जैसे ही रुकेगा, कुछ समय के बाद देखना उस जगह पर एक काली काली लेयर जम जाती है, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं, जो एक तरीके से काली काली लेयर जमती है, और उस पर एक जाली फिट की जाती है जो फाइब्रिन की होती है। किसकी होती है प्यारे बच्चे? फाइब्रिन की, जिसे फिब्रिनोजेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये दिमाग में रखना है। खून जमाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? बोलना विटामिन के। सर ये बनता कौन सी जगह पे है? विटामिन के बनता कौन सी जगह पे है? हमारे बॉडी में नेचुरल बनता है क्या? हाँ, नेचुरल बनता है। शरीर के कौन से हिस्से में बनता है विटामिन के? तो आंसर देना सर, ये बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ बनता है प्यारे बच्चे? लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बताना कौन सा? सर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। क्या बताओगे? एक का नाम होता है सीकम, एक का नाम होता है कोलन, और एक का नाम होता है प्यारे बच्चे रेक्टम। तो बोलना, कोलन वाले के पार्ट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। कहते हैं यही एक बैक्टीरिया है जो क्या बनाता है हमारे बॉडी में? विटामिन के बनाता है। इसीलिए विटामिन के जो है एक्चुअल में ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, जो बॉडी में कौन सा विटामिन बनाता है? बोलना विटामिन के बनाता है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या बताया प्यारे बच्चे? टोकोफेरॉल होता है। कहते हैं कि अगर इसकी बॉडी में कमी हो गई ना विटामिन ई की, तो मेल में ना एक बीमारी हो जाती है और फीमेल में एक अलग बीमारी। मेल में कौन सी बीमारी होती है प्यारे बच्चे? तो आंसर देना, मेल में जो बीमारी होती है उसे स्टेरिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी। और फीमेल में जो बीमारी होती है उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इनफर्टिलिटी कहा जाता है। स्टेरिलिटी में क्या दिक्कत होती है? बोलना, स्पर्म नहीं बनते सर, स्पर्म काउंट बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिससे आगे वाली जनरेशन के लिए या इन फ्यूचर के अंदर अगर हम की नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में वो आदमी सक्षम नहीं माना जाता। ठीक है जी। इनफर्टिलिटी के केस में क्या घट जाता है प्यारे बच्चे? ओवा काउंट कम हो जाते हैं फीमेल बॉडी में, एक्स बनना बिल्कुल कम हो जाता है। इस बीमारी से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और पानी की मात्रा ज़्यादा वाले फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? वाटर एब्जॉर्बिंग फ्रूट्स, जिनमें पानी अच्छा खासा पाया जाता है। जैसे कोकोनट खाओ, और क्या खाओ? वाटरमेलन खाओ। तो ऐसे फ्रूट्स हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। विटामिन टी का बात पता है क्या बोलते हो? कैल्सीफेरॉल कहते हो। और इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या बताओगे? रिकेट्स। क्या बोलोगे? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। लेकिन सर जो एडल्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑस्टोमिलिटिस बोलते हैं, ये ऑस्टोमिलेशिया बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टोमिलेशिया नाम की बीमारी बोलते हैं। हड्डियों में गठिया जैसा रोग फील होने लग जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी बता देना। क्या बताओगे सर? स्कर्वी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया? तवी कई बार सुना होगा आप लोगों ने, एक स्टेट के साथ लगता है। जैसे कभी कभार हम लोग जाते हैं ना ट्रेन से, तो उसमें लिखा रहता है जम्मू तवी। तो तवी इसका मतलब होता है सर, तवी जो है एक नदी का नाम है। किसका नाम है सर? नदी का नाम है जो जम्मू के आसपास बहती है। इसी नदी के नाम से ही एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम होता है तवी महोत्सव। कौन सा महोत्सव प्यारे बच्चे? तवी महोत्सव। ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो नाम तो पता ही लग गया आपको। क्या बताओगे सर? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और कौन से महीने में? 1 से लेकर 4 मार्च के बीच में। 1 से लेकर 4 मार्च तक ये त्यौहार चलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 दिवसीय त्यौहार, जो कि कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो बोलना प्यारे बच्चे, जम्मू, आपके जम्मू शहर पे बनाया जाता है। कौन सी नदी सर? तवी नदी के किनारे मनाया जाता है। कहाँ पर? तवी नदी के किनारे मनाया जाता है। और एक तरीके का यहाँ का कैसा फेस्टिवल है? बोलना, कल्चरल फेस्टिवल है यहाँ का। कैसा फेस्टिवल है प्यारे बच्चे? कल्चरल फेस्टिवल है। यहाँ तरह तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत गाए जाते हैं। लोग नए नए तरीके के थिएटर आर्टिस्ट, यानी कि थिएटर आपका क्या किया जाता है? थिएटर नाटक किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ का एक फेमस क्या है सर? कल्चरल फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का, जिसे आप क्या बोलते हो प्यारे बच्चे? तवी महोत्सव। अच्छा मुझे बताओ, अभी हाल ही में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में ना एक ऑपरेशन चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया गया था। बताइए ज़रा, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था यहाँ पे? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया गया, मुझे बताएंगे वो कौन सा ऑपरेशन था जो जम्मू कश्मीर में चलाया गया?
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जम्मू कश्मीर में? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या बोलोगे? ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पे चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जुड़ा है सर कौन से स्टेट से? तो बोलना जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। और ये चलाने वाली कौन थी सर? इंडियन आर्मी थी। इंडियन आर्मी मानी जाती है। क्या बोलोगे? इंडियन आर्मी मानी जाती है। अच्छा, मुझे बताएंगे यहीं पर साथ ही साथ बच्चे, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, पीएम विश्वकर्मा योजना, क्या बोलोगे? पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, आप मुझे बताएंगे इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी कौन था? लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना? तो बोलेंगे सर ये पहला यूटी जो था वो और कोई नहीं, वो जम्मू एंड कश्मीर माना जाएगा। क्या बोलोगे? वो जम्मू एंड कश्मीर माना जाएगा जो पहला यूटी बनेगा सर। क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला। कोई दिक्कत? ये दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट की बात करते हैं सर। अगला आता है, हाल ही में किसे एनटीपीसी निदेशक का पदभार संभाला गया है? अभी हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक का पदभार संभाला है? क्या वो रविंद्र कुमार हैं सर? क्या वो अदिति सेन हैं, पंकज चटर्जी हैं, या एएस राजीव हैं? चलो बात करते हैं सर किसकी? एनटीपीसी की। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? ये मत समझना ये आपके रेलवे एनटीपीसी की बात हो रही है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या बोलोगे? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म एनटीपीसी होता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भारत के कौन सी जगह पर है? बोलना सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत में क्या है सर? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। कहते हैं एनटीपीसी जो है ना, एक तरीके की कह सकते हो सर, एक तरीके की कंपनीज़ में, एक तरीके से सबसे मेगा कंपनीज़ में आती है। ये बहुत तगड़ी कंपनीज़ है जो पावर जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके हाल ही में जो निदेशक बने उनका नाम है सर रविंद्र कुमार। कौन है सर? रविंद्र कुमार हैं। कहते हैं कि यही इनके क्या हैं? डायरेक्टर हैं। कभी कभी देखना थोड़ा सा, एक बार ये भी चेक करना गुरदीप सिंह इनके कौन है। एक बार आप लोग ज़रूर चेक करना प्यारे बच्चे, गुरदीप सिंह कौन लगते हैं इसमें एनटीपीसी में। ठीक है जी, गुरदीप सिंह का जुड़ाव किससे है? एनटीपीसी से ही है। अच्छा, एएस राजीव कौन है सर? एएस राजीव याद रखना ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या हैं सर? कमिश्नर यानी कि हेड हैं। विजिलेंस जानते हो आप लोग किसे बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होती है, जो आपकी करप्शन जैसी चीज़ों के ऊपर क्या करती है? जांच करती है। ये जो विजिलेंस कमीशन है, जिसे आप लोग कह सकते हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या करती है सर? करप्शन जैसी चीज़ों को जांच करती है। उसी के चेयरमैन या हेड कौन बने हैं? एएस राजीव को बनाया गया है। किसको बने हैं सर? एएस राजीव जी हैं जो इसके क्या बने हैं? आपके हेड बनाए जाते हैं। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, अमृत मोहन किसके डायरेक्टर बने हैं? अमृत मोहन जो हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी आपको पता होगा 7 तरीके की सिक्योरिटी फोर्स है। उन 7 सिक्योरिटी फोर्स में बताएंगे डायरेक्टर जनरल किसके बने हैं? अमृत मोहन। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हाल ही में 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 4 करोड़ लिखा है, सॉरी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार बना, उत्तर प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर देंगे इसका भी। कौन सा सर ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा क्या बनाए सर? उसने आयुष्मान कार्ड बनाए। बताएंगे भाई। चलो आयुष्मान की बात कह रहे हैं ना, आयुष्मान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आयुष्मान के बारे में याद रखना, इसको पुराने नाम से क्या बोलते थे? पहले आयुष्मान योजना कहा जाता था। इसी का नाम था आयुष्मान योजना। कहते हैं इसी का नाम अब चेंज करके इसे पीएम जन आरोग्य योजना कहा जाता है। पीएम जन आरोग्य योजना कहते हैं।
आरोग्य योजना कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, PMJAY कहते हैं इसे, PM जन आरोग्य योजना कहते हैं। कहते हैं कि जो आयुष्मान योजना है या जो PM जन आरोग्य योजना है, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 23 सितंबर 2016 को की गई थी। कब सर? 23 सितंबर 2016 को। कहाँ पर हुई थी सर इसकी स्थापना? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था सर? इसको लॉन्च किया था, इस स्कीम को। और कहाँ से लॉन्च किया था? बोलना, रांची से किया था सर। रांची बोले तो कहाँ सर? झारखंड से ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और आज 23 सितंबर 2024 में 23 सितंबर 2024 में इसके कुल कितने साल पूरे हो गए? तो बोलना सर 6 साल कंप्लीट हो गए इस आयुष्मान भारत को। कितने साल कंप्लीट हो गए? इस 23 सितंबर 2024 को इसके टोटल 6 साल कंप्लीट हो गए। कहते हैं इसके जो CEO हैं करंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, उनका नाम RS शर्मा है। क्या नाम है प्यारे बच्चे? RS शर्मा हैं, जो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है सर, कहते हैं कि जो आयुष्मान योजना है, ये कौन से प्राधिकरण का मतलब होता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी? तो याद रखना, NHA का मतलब क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत हुई थी, या नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी बोल देते हैं। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से क्या किया गया प्यारे बच्चे? इस आपकी स्कीम की शुरुआत हुई, जो आपकी 2017 में शुरू की गई थी। कहते हैं कि सर जो आपकी नहीं 2017 में नहीं, एक बार इसका वो टाइम चेक कर लेना कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 2017 से शुरू की गई थी या कब से शुरू की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं सर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, एक मिनट रुकना, एक मिनट, सॉरी 2016 नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? 2018। 23 सितंबर 2018 से 24 के अकॉर्डिंग देखो तो 6 साल इसके कंप्लीट हुए थे। यानी बिल्कुल ठीक बोला था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से इसकी क्या हुई प्यारे बच्चे? शुरुआत हुई। कहते हैं कि जो आपका NHA है, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, 2017 इसी स्कीम को शुरू किया गया था इस अथॉरिटी से। कहते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया प्यारे बच्चे? तो मिनिस्ट्री क्या बता देना? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वुमेन वेलफेयर के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत हुई थी। बताएंगे पहले तो ये मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? तो ये मिनिस्ट्री आती है सर मनसुख मांडविया जी के हाथ में। किसके हाथ में प्यारे बच्चे? मनसुख मांडविया जी के हाथ में आती है, और इन्होंने ही इस मिनिस्ट्री का पदभार संभाल रखा है। कौन सर? मनसुख मांडविया जी ने। और इन्हीं के थ्रू क्या की गई थी? इस आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि बताइए आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसमें 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए? तो अपना यूपी। कौन बोलोगे सर? अपना यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, जिसे पुराने टाइम में क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे आप लोग इसे। क्या बोलते थे? पुराना नाम क्या था यूपी का? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, अगला है सर, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपने सुना होगा ये पलाश जो होता है ना, ये एक तरीके का स्टेट फ्लावर है। बताएंगे पहले तो ये पलाश स्टेट फ्लावर कौन से स्टेट का माना जाता है? पलाश है जो, ये नेशनल फ्लावर नहीं बोलोगे आप, बोलोगे सर स्टेट फ्लावर कहाँ का है? तो बोलना सर उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर माना जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या है सर? ये पलाश फूल, ये आपका यहाँ स्टेट फ्लावर माना जाता है, पलाश यहाँ का। लेकिन अभी हाल ही में ना यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज किया गया सर? आपका कह सकते हो पलाश फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सा? पलाश फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। कहता है बताइए ये फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर देना सर, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में किस वजह से ऑर्गेनाइज किया गया? बस इस वजह से, ताकि दिल्ली में किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए? ग्रीनरी को, हरियाली को प्रमोट करने के लिए, यानी हरियाली को अवेयरनेस करने के लिए, दिल्ली को हरियाली से भरपूर बनाने के लिए, उनकी जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या लाया गया था सर? ये फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। कब ऑर्गेनाइज किया गया था बता देना भाई। हाँ जी, ये कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि इसे ऑर्गेनाइज कब किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज कब किया गया था भाई? ये इतना बता सकते हो आप लोग, ये फ्लावर फेस्टिवल जो है आपका कब ऑर्गेनाइज किया गया था?
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं सर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताएंगे। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल जो है, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल जो है इस बार भारत के किस राज्य में मनाया गया? इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर क्या देना सर? सिक्किम के गैंगटॉक में मनाया गया था। सिक्किम के गैंगटॉक, यानी इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल 2024 कहाँ पर मनाया गया? तो बोलना सिक्किम गैंगटॉक के अंदर मनाया गया था। प्रयागराज किसका पुराना नाम, किसका नया नाम है? इलाहाबाद का नाम है सर। किसका नया नाम है? इलाहाबाद का है। और वाराणसी में कौन सा मंदिर है सर? सबसे फेमस टेंपल काशी जी, काशी विश्वनाथ मंदिर। मुझे बताओ कौन से भगवान के लिए सर? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा जी के लिए है। किसके लिए प्यारे बच्चे? लॉर्ड शिवा जी के लिए माना जाता है आपका ये वाला टेंपल। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा सेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय चिन्ह किसे चुना गया था? शीतल देवी, ध्रुवी पटेल, अनुराग गर्ग या अमरप्रीत सिंह? बताओगे प्यारे बच्चे? अनुराग गर्ग या अमरप्रीत सिंह, ध्रुवी पटेल या शीतल देवी? ध्रुवी पटेल तो इस बार 2024 की क्या बनी प्यारे बच्चे? मिस वर्ल्ड। क्या बनी? मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया चुना गया था इनको। मिस वर्ल्ड फ्रॉम कहाँ से सर? इंडिया चुना गया था। किसको? ध्रुवी पटेल जी को। ठीक है जी, मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया किसे चुना गया? ध्रुवी पटेल को। अनुराग गर्ग कौन है सर? ये एनसीबी के क्या बने हैं? एनसीबी के क्या बने हैं सर? ये डायरेक्टर बने हैं। एनसीबी बोले तो क्या? आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्या हैं ये प्यारे बच्चे? नए डायरेक्टर बने हैं, जिनको क्या बोलते हो? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। आपने सुना होगा, जिसका काम किसको कंट्रोल करना है? नारकोटिक। नारकोटिक मतलब नशीले जैसी चीज़ों को कंट्रोल करना, नशीले पदार्थ, नशीले लोग, नशेड़ी लोगों को कंट्रोल करने का काम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करती है। इसी के डायरेक्टर अभी हाल ही में अनुराग गर्ग को बनाया गया। अमरप्रीत सिंह कौन है सर? ये इंडियन एयरफोर्स के क्या बने अभी हाल ही में? नए, यानी कि न्यू क्या बने सर? एयर चीफ मार्शल बनाए गए थे। क्या बनाए गए सर प्यारे बच्चे? एयर चीफ मार्शल बने। और इनसे पहले कौन था एयर चीफ मार्शल? वो थे आपके विवेक राम चौधरी। कौन थे पहले? विवेक राम चौधरी। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के अभी हाल ही में कौन बने सर आपके नए एयर चीफ मार्शल? तो बोलना अमरप्रीत सिंह। कहते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक फैक्ट और लिखो, आज 8 अक्टूबर भी है, और 8 अक्टूबर 1932 यानी आज से ठीक 92 साल पहले 1932 में इस एयरफोर्स की क्या हुई थी प्यारे बच्चे? इंडियन एयरफोर्स की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी भारत में वायुसेना की स्थापना हुई थी इसी दिन पे। कौन सी तारीख को? 8 अक्टूबर 1932 को। और आज क्या है प्यारे बच्चे? आज भी 8 अक्टूबर 2024 है। यानी आज हम देखें तो कितने साल पूरे कर लिए एयरफोर्स ने? 92 ईयर्स पूरे कर लिए। बस 8 साल और रह रहे हैं, इसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जाएगी। फिर क्या मनाया जाएगा? डायमंड जुबली। कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ना एक बहुत फेमस स्लोगन है, या स्लोगन बोलो या मोटो बोलो, बात बहुत एक तरीके से मानी जाती है। मोटो है कि कहता है टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये किसका मोटो है प्यारे बच्चे? बस इतना बता देना, ये मोटो है आपका इंडियन एयरफोर्स का। और ये मोटो लिया कहाँ से था? ये मोटो लिया था 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। कहाँ से लिया प्यारे बच्चे? 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता से लिया था। और ये दिया किसने था? भगवान कृष्ण ने दिया था। भगवान कृष्ण ने बोला था ये चीज़ एट द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत। बैटल फील्ड ऑफ महाभारत में ये बात कहाँ किसने बोली? ये बोली थी सर किसने? आपके कृष्ण भगवान जी ने बोली थी। ठीक है जी, ये दिमाग में रखेंगे। आंसर तो फिर एक ही बचा सर, कौन? शीतल देवी। क्या बचा? शीतल देवी जी को बनाया गया था इस बार का क्या? तो बोलना सर इस बार की जो बनी थी वो आपकी करंट नेशनल आइकन फॉर PWD। अच्छा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन, शीतल देवी के साथ और किसको बनाया गया था आइकन PWD? तो आप बोलना सर शीतल देवी जी के साथ, शीतल देवी पहले तो ये बताएंगे कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं सर? एक यूटी से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोलोगे? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये। और इन्हीं को इस बार का क्या बनाया गया सर? आपका आइकन फॉर PWD। ठीक है जी, नेशनल आइकन ऑफ PWD बनाया गया था। अच्छा, ये किस लिए बनाया गया और बनाने के लिए ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अथॉरिटी दी थी?
यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्हें नेशनल आइकन PW का आइकन किसे घोषित किया? शीतल देवी को। तो आप क्या बोलोगे सर? ये घोषित किया था इलेक्शन कमीशन ने। किसने भाई? इलेक्शन कमीशन ने इसकी क्या रखी थी सर? अप्रोच रखी थी, और इन्होंने ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि इस बार नेशनल आइकन ऑफ फॉर PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो इस बार की कौन होंगी? शीतल देवी। शीतल देवी है कौन सर? ये पैरा आर्कर है। पैरा आर्कर समझते हो? यानी कि विकलांग हैं और ये निशानेबाज हैं। पैरा आर्कर का मतलब होता है आपकी विकलांग है, हाथ नहीं है इनके, हाथ बहुत छोटे छोटे हाथ है ही नहीं, मतलब इनके पैदाइशी हाथ नहीं है, ये पैरों से निशाना लगा लेती हैं। तो पैरों से निशाना लगाने के लिए इन्हें पैरा आर्कर के कैटेगरी में रखा गया, और इन्होंने वो बुलंदी हासिल कर ली कि जो एक इंसान के पूरी बॉडी के पार्ट्स होने के बावजूद नहीं कर पा जाता, ये अपने बॉडी ऑर्गन्स के बिना ये इन्होंने क्या किया सर? उस बुलंदी को हासिल कर लिया। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया सर? नेशनल आइकन फॉर PWD के लिए चुना गया था। और ये अप्रोच किसने उठाई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किसने प्यारे बच्चे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कमीशन से क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो क्या बताओगे? भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना प्यारे बच्चे? क्या बताओगे? 1950 में बनकर तैयार हुआ सर। अगर हम बात करते हैं कौन सी तारीख को बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो तारीख थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल हम 25 जनवरी को क्या करते हैं सर? इलेक्शन में क्या देते हो आप लोग? इलेक्शन में जाते समय आप हर किसी को क्या देते हो? वोट देते हो। तो इसीलिए हर दिन हम लोग इसी 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं प्यारे बच्चे। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है हर साल। कौन सी तारीख को? 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन से एक और क्वेश्चन सर। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन क्या है बताएंगे? इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे संविधान में क्या इसको कहीं आर्टिकल में दर्जा दिया गया है? हाँ जी, आप बोलना। हमारे आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 में इसी के बारे में बात छेड़ी गई है। किसकी सर? भारतीय इलेक्शन कमीशन के बारे में। अच्छा, बोला जाए भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भाई? क्या बताओगे? भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये बताना है आपको। भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो आंसर देना सुकुमार सेन। कौन थे प्यारे बच्चे? सुकुमार सेन माने जाते हैं। अच्छा, यहीं से मुझे बताओ, हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो कहते हैं कि सर इस दिन में, इस तारीख को क्या बोलते हैं सर? जब आपकी 25 जनवरी 1950 को वोटर्स डे मनाया गया, तो कहते हैं कि जब वोटर्स डे मना रहे थे ना, उस समय एज देने की क्राइटेरिया उम्र रखी गई थी 21 साल। कितनी रखी गई थी प्यारे बच्चे? 21 साल थी मिनिमम एज। लेकिन क्या हुआ सर? गड़बड़ होगी एक जगह। क्या हो गया सर? फिर तारीख आई 1989 की, यानी कि साल आया 1989 का, और अमेंडमेंट हुआ 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। और ध्यान में आया कि यार 21 साल की उम्र को घटाकर एक काम करते हैं, वोट देने की एज को क्या कर देते हैं? 18 साल कर देते हैं। 1989 से क्या कर दिया सर? वोट देने की एज को घटाकर 18 साल किया गया। अब उस समय क्या था कि जब 25 जनवरी को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था ना, क्या सर, इस जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, उस समय इस पूरी कमीशन को अकेला बंदा कौन संभालता था सर? आपका इलेक्शन कमिश्नर ही संभालता था। वो भी कौन सर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन संभालता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर संभालता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? 1989 के अंदर क्या हुआ? उम्र जब घटाकर 21 से 18 की गई ना, तो इसका मतलब हो गया सर, अब क्या हो गए? हमारे वोट देने वाले जितने भी मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब इलेक्शन कमिश्नर अकेला तो संभाल नहीं सकता, इसीलिए हमने क्या किया सर? इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अंडर 2 बंदों को बिठा लिया। 2 बंदे कौन बिठाए इलेक्शन कमिश्नर ने? तो बोलना सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले तो एक चुना था सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो अकेला काम करता था। जब हैंडल नहीं कर पाया, 18 साल के जब बंदे क्राइटेरिया में रखे गए, बताओ जब उम्र को घटाओगे तो बंदे ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो कार्यभार क्या हो गया सर? बढ़ गया। कार्यभार जब बढ़ गया तो संभालने के लिए से 2 बंदे और चाहिए थे, तो फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर अलग से रखने पड़े। क्या रखने पड़े सर? नए इलेक्शन कमिश्नर रखने पड़े। तो अब टोटल कितने मेंबर काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? 3। पहले जब बनी थी कितनी बॉडी थी सर? ये सिंगल बॉडी थी। अब कैसी बॉडी हो गई? बोलना मल्टीपर्पस बॉडी हो गई, यानी कि अब 3 लोग मिलकर काम करते हैं इसमें। ठीक है जी,
कोशिश करता हूँ आज आपका सेशन अच्छा लगा होगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके साथ मैंने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आपके साथ अच्छा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर विद इंपॉर्टेंट और वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन के साथ, और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट से बने रहो। और प्लीज़ यार, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग प्लीज़ एक तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स, अपने स्कोर्स को बताया करो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।